नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज के 7 बजे के प्रोग्राम में। जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस समय हिंदुस्तान के मुताल्लिक है, भारत को अगर रख के देखें तो है वो ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है और ये कोई ट्रेड डील नहीं है। ये समझौता जो है वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब इस समझौते का ये है कि अगर कोई देश सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान उसको अपने ऊपर हमला मानेगा, और पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो सऊदी अरब उसको अपने ऊपर हमला मानेगा। आमतौर पे माना जा रहा है कि यह डील इसलिए हुई है क्योंकि अमेरिका के ऊपर अब सऊदी अरब का भरोसा नहीं है। कतर के दोहा में जो कुछ हुआ उसके बाद सऊदी अरब को यह डर है कि अपने ग्रेटर इजराइल के चक्कर में कहीं इजराइल कल को उसके ऊपर भी हमला ना कर दे। और इजराइल के पास है एटम बम, सऊदी अरबिया या किसी भी अरब देश के पास एटम बम अभी तक नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अगर इस्लामिक और अरब मुल्कों को देखें, जो 52 मुल्कों की अभी मीटिंग हुई थी उसमें अकेला पाकिस्तान है जिसके पास एटम बम है। तो इजराइल के खतरे से बचने के लिए सऊदी अरबिया ने समझौता किया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन भारत का मामला इसमें आ जाता है क्योंकि समझौता एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। दो तरफे का मतलब कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो इसका मानी यह होगा कि सऊदी अरबिया उसके साथ खड़ा हो जाएगा। अब देखिए, पाकिस्तान की जो लड़ाई है किसी और मुल्क के साथ खास है नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करने वाला नहीं है, इनके बीच में सीधी कोई लड़ाई नहीं होगी। ईरान भी हमला करने वाला नहीं है, उनके साथ भी लड़ाई नहीं होगी। और किसी तीसरे मुल्क से उनकी सीमा नहीं लगती है, किसी के साथ ज्यादा विवाद नहीं है। अगर विवाद है तो भारत के साथ, और अभी कुछ महीने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान लड़ाई के वर्ज पे पहुंच ही गए थे। यानी अगली बार भारत और पाकिस्तान में कोई लड़ाई होती है तो सऊदी अरबिया सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर का टाइम याद कीजिए तो सऊदी अरबिया पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ था, खुल के किसी एक के साथ नहीं आया था। समझौता कराने की लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इजराइल से चिपकने की अपनी जो नीति है, जब सारी दुनिया इजराइल का बहिष्कार कर रही है, जब ईयू के साथ उसकी ट्रेड डील टूट रही है, तब स्मॉरिच, इजराइल के सबसे बदनाम मंत्रियों में से एक स्मॉरिच को इंडिया बुलाया जाता है। उसके लिए पलक पावड़े बिछाए जाते हैं, ट्रेड डील की जाती है, फोटो खिंचाई जाती है, निर्मला सीतारमण के साथ फोटो आती है और लोगों के साथ फोटो आती है, और कुल मिला जुलाकर मैसेज ये जाता है कि भारत इजराइल का बहिष्कार करने की जगह उसके साथ खड़ा है। तो जब आप इजराइल के साथ खड़े होंगे तो सऊदी अरबिया आपके पास समझौते के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको खतरा सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इजराइल से है, और इजराइल से बचाने के लिए आप नहीं आएंगे। हैं तो आप भी एटॉमिक पावर, और अरब जगत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। नेहरू जी के जमाने से अरब जगत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं तो गले वाले मिलते हैं। अभी बताया जा रहा है 2 दिन के लिए जब गए थे तो 10 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ था। सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान भी उनको मिल गया था। लेकिन सम्मान बम्मान ट्रेड वेड सब एक तरफ है, जब सुरक्षा के खतरे की बात आई तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चुना है। और यह भारत की विदेश नीति की, दरअसल मोदी की विदेश नीति की एक और बड़ी असफलता है, जिसके चलते सऊदी अरब दुश्मन तो नहीं बना है, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ी, तो वो दोस्तों में शुमार नहीं होगा, दुश्मनों में शुमार हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी इजराइल और अमेरिका की मोहब्बत में लगातार भारत को अकेला करते जा रहे हैं। अभी की बात बताऊं, उनके बर्थडे पे ट्रंप की विश आ गई थी तो सारे लोग पागल हो रहे थे। 24 घंटे नहीं बीते कि एक सूची निकाली अमेरिका ने कि कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा अवैध ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अवैध ड्रग का व्यापार करते हैं। और आपको शर्म आएगी ये सुन के कि उस सूची में भारत का नाम भी था, पाकिस्तान के साथ भारत का नाम भी था। तो 24 घंटे पहले इंडिविजुअली आप बर्थडे विश कर दीजिए, गले लगाइए, डांस कीजिए, लेकिन भारत देश को आप एक ऐसी काली सूची में शामिल कर रहे हैं जिसमें शामिल होने पर हर भारतीय को शर्म आएगी। ये काहे की दोस्ती है, ये काहे की मोहब्बत है। करोड़ों खर्च हो रहे हैं पीआर में, तो ये ट्वीट वगैरह आ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा ट्रंप भी कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा। इजराइल तो कभी आपके साथ खड़ा होगा नहीं, और जो साथ खड़े होते थे उनको आप दुश्मन बनाते जा रहे हैं। अब ये विदेश नीति है, ये डंका बजना है या बंटा ढार होना है, ये तो आप लोग तय कर लीजिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भी देश के अंदर कई बड़ी खबरें हैं जिनको लेकर आ रही हैं। शालिनी, देखते रहिए पूरा वीडियो। अब वक्त कुछ बड़ी हेडलाइंस का। राहुल गांधी ने दिए वोट चोरी के नए सबूत, कहा ज्ञानेश कुमार वोट चोरों के रक्षक।
उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, 10 लोग हुए लापता। मसूरी में 2500 टूरिस्ट फंसे। हिमाचल में हुई 419 मौतें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अमेरिका में बोइंग हनीवेल कंपनियों पर हुआ केस। पीड़ित परिवार बोले, खतरे को जानकर भी एक्शन नहीं लिया गया। ब्रिटेन में ट्रंप के राजकीय दौरे का हुआ विरोध। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए नारे। ट्रंप ने भारत, पाकिस्तान समेत 23 देशों को बताया ड्रग तस्कर। कहा, ये खतरनाक केमिकल बना रहे, इससे अमेरिका में इमरजेंसी जैसे हालात। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। असम बीजेपी के वीडियो पर क्यों बढ़ा विवाद? असम में विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी के सोशल मीडिया टीम ने एक एआई से बना वीडियो शेयर किया। इस वीडियो का नाम था बीजेपी के बिना असम। इस वीडियो को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। वीडियो में यह दिखाया गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं रहती तो असम कैसा होगा। इसमें मुस्लिम समुदायों को बहुत ताकतवर दिखाया गया है। वीडियो में एक आदमी को बीफ लीगलाइजेशन यानी गौमांस को कानूनी मान्यता लिखे हुए बोर्ड के सामने मांस काटता हुआ दिखाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गौरव गोगोई को पाकिस्तान के झंडे के सामने खड़ा दिखाया गया है। इसमें मुस्लिम टोपी पहने हुए पुरुष और बुर्के वाली महिलाएं असम की कई जाने माने जगहों पर दिखाई गई हैं। एक तस्वीर पर अवैध प्रवासी भी लिखा गया है। वीडियो के अंत में लिखा गया था कि असम में 90% मुस्लिम आबादी हो जाएगी और लोगों से सोच समझकर वोट देने की अपील की गई। कांग्रेस ने इसे जहर फैलाने वाला बताया और चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। गौरव गोगोई ने कहा कि ऐसा वीडियो असम के भाईचारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इसे डर की राजनीति बताया। कहा कि ये लोगों को डराने की कोशिश है। बीजेपी ने इस वीडियो का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ असम की बदलती आबादी और अवैध प्रवासियों से होने वाले खतरे को दिखाता है। बीजेपी के मंत्रियों ने कहा कि वो सभी मुसलमानों को नहीं बल्कि सिर्फ अवैध प्रवासी मुसलमानों को लेकर चिंतित है। कांग्रेस ने इस वीडियो के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। फिलहाल चुनाव आयोग ने अभी इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कैप्टन सभरवाल के पिता ने क्या आरोप लगाए? 12 जून 2025 को हुए भयानक अहमदाबाद प्लेन हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे पर कई सवाल उठे थे। वहीं अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने केंद्र सरकार से इस हादसे को फिर से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने जांच एजेंसी की शुरुआती रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठाए हैं। पुष्कर राज सभरवाल ने सरकार को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि मीडिया में जानबूझकर ये खबर फैलाई जा रही है कि उनके बेटे को डिप्रेशन था और वो आत्महत्या करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये बातें उनके बेटे की इज्जत को खराब कर रही हैं और इससे उनकी खुद की भी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। हादसे की पहली रिपोर्ट में कहा गया था कि प्लेन के दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई जानबूझकर बंद किए गए थे। इस पर अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया था कि ये काम पायलट ने खुद किया था। कैप्टन सभरवाल के पिता ने कहा कि उनके बेटे का 15 साल पहले तलाक हुआ था और उनकी मां को गुजरे हुए भी 3 साल हो चुके हैं। उनका कहना है कि इन बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि उनके बेटे को 15,638 घंटों की उड़ान का अनुभव था और अपने 25 साल के करियर में उसके साथ एक भी हादसा नहीं हुआ था। वहीं पायलट के पिता ने प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में बोइंग के 2 विमान क्रैश हुए थे और जांच में पाया गया था कि कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव किए थे, लेकिन पायलटों को इस बारे में बताया नहीं गया था। इसलिए इस पहलू की जांच भी होनी चाहिए। वहीं भारत में पायलटों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जांच के पायलट पर दोष लगाना बिल्कुल गलत है। संगठन का आरोप है कि रिपोर्ट एक तरफा और सिर्फ कॉकपिट की बातचीत के कुछ हिस्सों को दिखाया गया है ताकि पायलटों की छवि खराब की जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों में क्यों हुआ विवाद? दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का आज चुनाव हुआ। इस बीच किरोड़ीमल कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि डूसू के अध्यक्ष रौनक खत्री बाहरी लोगों के साथ कॉलेज में घुसे और छात्रों के साथ मारपीट की। दूसरी तरफ एनएसयूआई ने एबीवीपी पर चुनाव में धांधली और वोटों की चोरी करने का आरोप लगाया। एनएसयूआई की प्रत्याशी जोशलीन नंदिता चौधरी ने आरोप लगाया कि सभी ईवीएम पर एबीवीपी अध्यक्ष कैंडिडेट आर्यमान के नाम के आगे स्याही लगाई गई थी। इस दौरान एनएसयूआई की कैंडिडेट ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए।
जैसे मैं विमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, बहुत साल बाद एक मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि जो 1 साल है उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ ताकि आने वाले टाइम में और वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिले। इसके लिए जैसे NSY ऑलरेडी काम कर रहा है, 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव पर सेमेस्टर वी आर डिमांडिंग सेफ कैंपस फॉर स्टूडेंट्स। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, हर जगह CCTV कैमराज होना चाहिए, विमेन एंड मेल गार्ड्स की संख्या बढ़नी चाहिए और सेफ्टी वैन्स होने चाहिए, पिंक बूथ होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्शन का माहौल है, आउटसाइडर्स की एंट्री मैं रोकना चाहती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ना हो। और इसके अलावा हॉस्टल एक मुझे बहुत बड़ी समस्या लगती है, उस पर मैं काम करना चाहती हूँ। तो बहरहाल अब ये देखा जाएगा कि कल डूसू के रिजल्ट्स में क्या कुछ सामने आता है। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों में काफी कुछ विवाद देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग पर राहुल ने क्या आरोप लगाए? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से हटा रहा है। राहुल गांधी ने अपने आरोपों के समर्थन में एक 31 मिनट का वीडियो दिखाया और कहा कि ये सबूत है। वो अपने साथ कर्नाटक के कुछ ऐसे लोगों को भी लाए जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों को बचा रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल ने कहा कि ये सब महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने इस पर अपना जवाब दिया। राहुल गांधी के इन आरोपों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से गलत और बिना किसी आधार का बताया। आयोग ने कहा कि कोई भी आम आदमी ऑनलाइन किसी का वोट नहीं हटा सकता। किसी का नाम हटाने से पहले उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए आगे आने वाले वक्त में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की भी बात की है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।